डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म आरटी एकेडमी पर। आरटी एकेडमी पर हम आपके साथ कर रहे हैं क्लास 11th और 12th के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी पूरे साल का कोर्स करेंगे हम आपके साथ। और आपके बोर्ड और स्कूल एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए, आप अपने स्कूल एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए अगर हमारे साथ प्रिपरेशन करेंगे तो जो यहाँ बोर्ड पर कराया जाएगा वही आपके पेपर में आएगा। बोर्ड एग्जाम्स में कुछ भी नहीं बचने वाला। फिलहाल क्लास 11 चल रही है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ पावर पैक लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हम करने वाले हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कैसे एसएचएम करता है और एनर्जी एसएचएम की थोड़ी थोड़ी बातें, छोटा मोटा केस करेंगे और आपको अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। फिलहाल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एसएचएम करता है, ये कैसे मालूम, ये हम प्रूव करेंगे। और फिर कोई सिस्टम ऑसिलेटरी सिस्टम एसएचएम कर रहा है, ये प्रूव करना सीखेंगे। फिलहाल थोड़ी सी बात याद करा दें कि अगर हम ऑसिलेशन शब्द का इस्तेमाल करें तो ये गारंटी के साथ एसएचएम होगा, इस बात की कोई संभावना नहीं है। क्योंकि एसएचएम की इक्वेशन मैंने आप लोगों को बोली थी कि नेट फोर्स का जो फंक्शन है वो -k x⁻n है, जहां पर x जो है वो x नहीं n, इसकी पावर जो है वो 1 3 5 7 कोई भी ऑड नंबर हो सकती है, बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स। लेकिन जब इसका एक स्पेशल केस हम पढ़ते हैं SHM, तो यहां पर हम कहते हैं कि n की वैल्यू 1 है। 1 होने का मतलब जो नेट फोर्स है बेटा वो स्पेसिफिकली -kx बन जाती है। और जब ये फोर्स -kx बन जाती तो ये SHM होता है। मतलब ऑसिलेट करता हुआ कोई भी सिस्टम एसएचएम कर रहा होगा, इस बात की गारंटी नहीं है। इस बात की गारंटी तब है जब फोर्स की कंडीशन ऐसी आ रही, लीनियर प्रोपोर्शन, और उसमें भी ये जो x है इसको मीन पोजीशन से मेजर किया गया है, तब ये एसएचएम होगा। तो हम डिफरेंट सिस्टम्स बनाएंगे, देखेंगे जो हमारे डेली लाइफ में हम देखते हैं कि हाँ चीजें आसानी से ऑसिलेट करती हैं। वो ऑसिलेट करने वाले सिस्टम्स क्या सच में एसएचएम कर रहे हैं, किन कंडीशंस पे एसएचएम करेंगे, वो हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहली बात एसएचएम फॉर कंडीशन फॉर एसएचएम। हम जानते हैं कंडीशन फॉर एसएचएम ये है कि जो पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स है, कोई सिंगल फोर्स नहीं, सारे फोर्सेस का सम, वो -kx होना चाहिए, जहां पर x जो है वो फ्रॉम मीन पोजीशन होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसे मिस नहीं किया जा सकता एसएचएम की स्टडी में। हालांकि इससे बहुत डिफिकल्ट केसेस हो सकते हैं, लेकिन स्कूल सिलेबस में, बोर्ड सिलेबस में इतना हाई लेवल नहीं होता। हम उसको उतना ही मॉडरेट रखेंगे कि आपके काम आए, आप कॉन्सेप्ट सीखें, आपके स्कूल एग्जाम्स में आपके बहुत काम आए। फिलहाल इस एफ नेट को साफ कैसे लिखा जा सकता है, ध्यान देना कि मैं चीजों को या तो f = -kx प्रूव करके एसएचएम प्रूव कर सकता हूं, या इसका एक अल्टरनेट है कि एफ नेट को हम लिख सकते हैं ma और इसे लिख सकते हैं -kx, और फिर हम a वेक्टर को लिख सकते हैं -k/m × x वेक्टर। और फिर हम कहें, जैसा हम लोगों ने अब कर भी रखा है पिछले लेक्चर में, कि दिस k/m कैन बी अज्यूम्ड एज ω², और जो ये हमारी ω² लिखी गई, इसमें ओमेगा किस चिड़िया का नाम है, तो साहब ओमेगा का मतलब है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कि कितने बार 2π रेडियन का फेज एक सेकंड में हमारा ऑसिलेटरी पार्टिकल बेयर करता है या मूव करता है। और ओमेगा की जो वैल्यू है वो 2π/t या 2πf फॉर फ्रीक्वेंसी होती है, जहां पर ओमेगा की जो यूनिट है वो रेडियंस पर सेकेंड में हम मेजर करते हैं। अब हमारे लिए एक्सेलरेशन की कंडीशन आ गई बेटा -ω²x, या तो हम f = -kx प्रूव करें, और या तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन -ω²x प्रूव करें। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर हम प्रूव कर देते हैं, किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन या फोर्स इन दो शक्लों में आ जाए, तो हमें दिखने लग जाएगा कि वो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एक स्टार मार्क चीज है जो आपको याद होनी ही चाहिए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी
और टाइम पीरियड के बीच रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखें ओमेगा की जो वैल्यू हमने लिखी हुई है वो है k डिवाइडेड बाय m का रूट, ये लिखा हुआ है। इसमें से जो k है वो स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, SHM कांस्टेंट है। डिफरेंट केसेस में ये SHM कांस्टेंट अपनी अलग अलग वैल्यूज, अलग अलग शक्लें लेगा। स्प्रिंग के केस में कई बार ये स्प्रिंग कांस्टेंट ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये SHM कांस्टेंट है। चलिए काम की बातें करते हैं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे सबसे पहले कूदेंगे और हम कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एग्जीक्यूटिंग SHM। एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लेना है और ये चेक करना है कि वो SHM कर रहा है या नहीं। तो ऑसिलेट कैसे कराएंगे? तो हम जानते हैं कि अगर कोई हमारे पास स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और उसे हम इलॉन्गेट या कंप्रेस करके छोड़ दें तो वो ऑसिलेट तो करेगा। अब वो ऑसिलेशन SHM होगा या नहीं होगा इसका अंदाजा हमें नहीं है, तो हम यहाँ पे ब्लॉक m मास का बैठा देते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट हम k कह देते हैं। ध्यान देना ये जो कांस्टेंट हम लिख रहे हैं SHM कांस्टेंट नहीं, स्प्रिंग कांस्टेंट है k। और फिर ये कहते हैं कि ये जो लोकेशन है जहां पर हमने अभी अपने ब्लॉक को सेटल कर रखा है ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। इस ब्लॉक पर कितनी फोर्सेस काम कर रही हैं? तुम कहोगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg काम कर रही है और अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल काम कर रही है। और क्योंकि ब्लॉक चल नहीं रहा है तो नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर है। ठीक है, क्योंकि ब्लॉक अभी अपने नेचुरल लेंथ पे रखा हुआ है तो स्प्रिंग फोर्स भी इस पर्टिकुलर कंडीशन में जीरो नजर आ रही है। तो किसी दूसरी तरह की फोर्स तो अवेलेबल नहीं है, यानी कि जो पार्टिकल है उस पर लगने वाली जो नेट फोर्स है वो इस कंडीशन में जीरो है। जिस कंडीशन पर नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल जीरो होती है हम उसे ही मीन पोजीशन कहने लग जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में हमेशा मिले इस बात की गारंटी नहीं, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जो हमारी नेचुरल लेंथ है वही हमारे लिए मीन पोजीशन है, यह पार्टिकल का मीन पोजीशन। अब क्या सीन है? अब सीन कुछ खास नहीं, ये कहा जाए कि इस ब्लॉक को खींच आगे ले आए, मान लीजिए x। कितना आगे ले आए बेटा? हमने कहा कि हम x आगे ले आए ब्लॉक को खींचकर, और ब्लॉक को आगे खींचकर x लाए और रिलीज कर दिया। जब रिलीज किया तो इस पर नेट फोर्स देखी गई। देखो नेट फोर्स कितनी है, क्या ये ऑसिलेट करेगा? तो जवाब है हाँ। इसको मीन पोजीशन से खींचकर आगे लाए, छोड़ दिया तो ये ऑसिलेट तो करने ही वाला है। अगर ये ऑसिलेट करेगा तो जरा चेक करते हैं इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस काम कर रही। तो क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट नेचुरल लेंथ से बेटा राइट की डायरेक्शन में हुआ है, ये है x की डायरेक्शन, तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो लेफ्ट में आएगी। और फिर अगर आपसे कोई कहे कि स्प्रिंग फोर्स कितनी होगी तो तुम कहोगे सर -kx होगी। ये तो अभी स्प्रिंग फोर्स है, पर मैं तो तुमसे कहता हूं कि नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल अगर -kx हो तब वो SHM। तो हम कहते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो हमेशा फोर्स बैलेंसिंग है ही। तो हम कहेंगे वर्टिकल डायरेक्शन फोर्स बैलेंस्ड। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में बेटा फोर्स बैलेंस्ड है तो फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तुम कहोगे F नेट और हम कहेंगे F नेट की वैल्यू FSP के बराबर, क्योंकि स्प्रिंग के अलावा कोई दूसरी फोर्स इस सिस्टम पे काम नहीं कर रही। अगर स्प्रिंग के अलावा कोई दूसरी फोर्स काम नहीं कर रही तो फिर तुम्हारे लिए F नेट की वैल्यू भी -kx हो गई। अरे F नेट की वैल्यू -kx हो गई तो प्रूव हो गया भैया कि ये SHM करेगा। ये सिंपल ऑसिलेशन नहीं है, ये तो खास ऑसिलेशन है जिसे हम SHM कह रहे हैं। F नेट की वैल्यू क्या होगी बेटा? तो तुम कहोगे ma = -kx। a की वैल्यू क्या होगी बेटा? -k/m × x। तुम इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन -ω2x से कंपेयर करा दो। जैसे ही तुम इसे कंपेयर कराओगे तुम तुरंत कह दोगे कि पर्टिकुलर केस में ओमेगा की जो वैल्यू है वो √k/m है। और जैसे ही हमारे पास ओमेगा की ये वैल्यू आएगी वैसे ही हम चीखने लग जाएंगे कि सर ओमेगा पता है तो टाइम पीरियड भी पता है, क्यों ना टाइम पीरियड की वैल्यू लिखी जाए 2π/ω। हमारे लिए 2π है और ओमेगा की जगह अगर हम लिखना हो तो हम लिखेंगे √k/m। और अब हमारे लिए एक बढ़िया सुंदर टिकाऊ अच्छा फॉर्मूला आता है 2π√m/k। यहाँ पर जो k है वो स्प्रिंग कांस्टेंट भी है
और एक गुड लक है कि वो SHM कांस्टेंट भी है, लेकिन टाइम पीरियड में जो कि आ रहा है वो SHM कांस्टेंट के टर्म पे आ रहा है, तो फिलहाल टाइम पीरियड ही निकल आएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड घटेगा, तेजी से ऑसिलेट करेगा। स्प्रिंग कांस्टेंट घटाओगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। मास ऑफ द ब्लॉक बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, मास ऑफ द ब्लॉक घटाओगे तो टाइम पीरियड घटेगा। क्या बात है, SHM कर रहा है साहब, प्रूव कर दिया। सबसे पहले उसकी थोड़ी बहुत डायनामिक्स देखी, फोर्स इक्वेशन लिखी, मीन पोजीशन पे फोर्स की कंडीशन देखी, मीन पोजीशन से थोड़ा सा सरकाकर उसकी फोर्स की इक्वेशन देखी और देखा कि फोर्स तो -kx के बराबर है। एक्सेलरेशन ओमेगा से कंपेयर करा लिया, टाइम पीरियड दिया, खेल लेता हूं। चलो अगला केस देखते। वर्टिकल स्प्रिंग सिस्टम। वर्टिकल स्प्रिंग सिस्टम क्या है बताते हैं। देखो बच्चा, तुम्हारे पास एक स्प्रिंग है जो कि वर्टिकली सस्पेंडेड है, सस्पेंडेड स्प्रिंग, और इस पर आपने एक बढ़िया सा ब्लॉक टांग रखा है m मास का, और कहा यह जा रहा है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो T। एक बात है कि जहां पर अब सेटलमेंट हुआ है वो नेचुरल लेंथ नहीं है साहब, नेचुरल लेंथ तो कहीं ऊपर थी। तुम कहोगे ऐसे कैसे पता, हम कहेंगे एक बात बताओ, नेचुरल लेंथ के बाद क्या तुमने इस पे ब्लॉक टांग दिया, इस ब्लॉक के वेट से क्या है नीचे खिंच जाएगा, खिंचकर कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगा। हाँ सेटल तो हो रहा है, और जहां सेटल हो रहा है वो इसकी मीन पोजीशन है। हम कहेंगे मीन पोजीशन कैसे, तो तुम देखो यहां पर रुक गया ना, रुक गया मतलब इक्विलिब्रियम में आ गया, तो ये रहा mg और ऊपर की तरफ रहा बेटा fsp। अगर मैं ये कह दूं कि ये दूरी x0 है जहां तक ये एक्सपैंड हो चुका है, तो फिर ये तय हो जाता है कि fsp की इस कंडीशन में जो वैल्यू है वो है kx0, और फिर तुम्हें पता है कि इक्विलिब्रियम कहीं ना कहीं तो खिंचने के बाद आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो सेटलमेंट हो जाएगा, तो दिस kx0 इक्वल टू mg इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रहेगा, यानी कि हमारे मेन पोजीशन पर ये फोर्स की इक्विवेलेंस रहने वाली है। तो ध्यान दीजिए, हॉरिजॉन्टल केस में नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन एक ही जगह पर मिले थे क्योंकि पहले से कोई इलॉन्गेशन मिला नहीं था। वर्टिकल केस में ब्लॉक के वेट की वजह से स्प्रिंग पहले से थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगी और कहीं ना कहीं नीचे जाकर सेटल होगी, और जहां भी जाकर सेटल होगी हम कहेंगे कि वो उसकी मीन पोजीशन है, यानी नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन दोनों अलग अलग है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेट फोर्स में जो x लिखा जाएगा वो मीन पोजीशन से नापा जाएगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स लिखते वक्त ध्यान रखना होगा कि जो भी फोर्स लिखी जाएगी वो नेचुरल लेंथ से लिखी जाएगी। अब इसी का दूसरा केस बनाते हैं बेटा। दूसरा केस क्या, इसी की अगली फोटो है, मैं थोड़ी अलग बना रहा हूं जानबूझकर ताकि एक ही डायग्राम में हौच-पौच ना हो। हमने इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को थोड़ा सा इलॉन्गेट किया, इलॉन्गेट करके यहां तक ले आए और यहां लाकर इससे बेटा रिलीज कर दिया। अब देखिए गौर से, ये रही इसकी मीन पोजीशन और ये रही इसकी नेचुरल लेंथ, और आज की कंडीशन ये है, हमने इसे कितना इलॉन्गेट किया, हमने इसे x इलॉन्गेट किया। पहले से कितना इलॉन्गेटेड था, x0 इलॉन्गेटेड था। ये क्या थी बेटा, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब जहां पर उस पे नेट फोर्स ही होती। अब देखो, क्या x0 खींचने पर mg के बराबर fsp हो जाता था, अब x और खींच दिया तो fsp बढ़ गया इलॉन्गेशन की वजह से, लेकिन mg तो कांस्टेंट है। तो नीचे की दिशा में लगने वाला फोर्स है बेटा mg और ऊपर की दिशा में लगने वाला फोर्स है बेटा इस पे fsp। और एक बात ध्यान रखना, f बराबर -kx प्रूव करने के लिए जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा वो डायरेक्शन पॉजिटिव और दूसरी डायरेक्शन नेगेटिव। दिमाग में रखना इस बात को, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वो पॉजिटिव। तो भैया इस कंडीशन पे जब रिलीज किया गया तो जब मैं fnet देखने जाऊंगा तो मैं कहूंगा mg पॉजिटिव और fsp नेगेटिव, ये फोर्सेस लग रही हैं और नेट फोर्स बराबर mg fsp आ जाएगा। साहब तुमने लिखा mg, स्प्रिंग फोर्स को नापने के लिए नेचुरल का सहारा लेंगे, मीन पोजीशन का सहारा नहीं लेंगे, तो fsp की जगह लिखा जाएगा k और x की जगह नेचुरल लेंथ से जहां हम आज हैं वहां तक की दूरी, यानी कि ये हो गया x टोटल, और x टोटल की जगह लिखेंगे x प्लस x0, यानी x प्लस x0। ये रही स्प्रिंग फोर्स। हम लिखेंगे बेटा mg माइनस kx0। तुम देखो गौर से, ये जो mg ये kx0 के बराबर है, मीन पोजीशन फोर्स इक्वेशन कहलाती है। मीन पोजीशन
फोर्स इक्वेशन। क्या ये दोनों बराबर है? जवाब है हाँ बराबर है। अगर बराबर है तो तुरंत ही कोई बच्चा कहेगा कि सर kx नॉट और mg इक्वल होने की वजह से कट गए, और जब ये कट गए तो जो नेट फोर्स लिखी गई वो कितनी लिखी गई? सर माइनस kx लिखी गई। और जैसे ही आपने माइनस kx लिखा आपने कहा ये तो ऐसा चम कर रहा है, भाई वाह ऐसा चम कर रहा है। चलिए तुरंत ही इस f नेट को ma के बराबर लिखिए और लिखिए माइनस kx। a की वैल्यू हो गई माइनस k अपॉन m इंटू एक्स। इसे कंपेयर करिए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, और जब आप इसे कंपेयर कर लें तो मजा आ जाएगी। फिर मजा आते ही आप क्या करेंगे? तुरंत ही कहेंगे कि ओमेगा की जो वैल्यू है वो है स्क्वायर रूट ओवर k डिवाइडेड बाय m। एसएचएम तो हो रहा है, प्रूव हो गया, ओमेगा भी निकाल लिया हमने, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल ली, तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई अपॉन ओमेगा। 2 पाई ऐसे ही रहा, ओमेगा की जगह लिखा गया स्क्वायर रूट ओवर k अपॉन m। तो हमारे टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आ गई? टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 2 पाई अंडर रूट m बाई k। ध्यान दीजिए कि पिछले केस और इस केस में टाइम पीरियड में कोई अंतर नहीं है। हॉरिजॉन्टल केस में नेचुरल और मीन एक ही जगह पे थी, वर्टिकल केस में नेचुरल और मीन अलग अलग जगहों पर आ गई, लेकिन फिर भी हम ये देख पा रहे हैं कि टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं। तो हो क्या रहा है कि अगर तुम mg पे बहुत गौर करो ना बेटा, तो तुम्हें बहुत शानदार चीज दिखेगी कि mg इज नथिंग बट अ कांस्टेंट फोर्स। mg इज अ कांस्टेंट फोर्स। तो अगर हम एसएचएम करते पार्टिकल पर हमेशा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कांस्टेंट फोर्स लगाएं, कांस्टेंट मतलब डायरेक्शन भी कांस्टेंट और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट फोर्स अगर हम लगाकर रखें तो ये एस्टैब्लिश हो जाएगा कि नेचुरल लेंथ से मीन पोजीशन बदल जाएगी, मीन पोजीशन की लोकेशन बदल जाएगी। पहले नेचुरल पे थी, हॉरिजॉन्टल केस में वर्टिकल में थोड़ा नीचे आ गई कांस्टेंट फोर्स की वजह से, लेकिन कांस्टेंट फोर्स इस टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं क्रिएट करेगा। इसे आप एक थ्योरम की तरह याद रखें कि कांस्टेंट फोर्स डू नॉट चेंज टाइम पीरियड ओमेगा और टाइम पीरियड, it only changes location of mean position। कि इक्विलिब्रियम कहां आ रहा है उस लोकेशन को बदल देता है, इससे ज्यादा नहीं। ये थ्योरम याद रखेंगे। चलिए, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, स्प्रिंग को जोड़ने के तरीके दो तरीके हैं, सीरीज और पैरेलल। जैसा रेजिस्टेंस में होता है, सीरीज की शक्ल याद रखने के लिए दो तीन बातें हैं जो दिमाग में रखनी चाहिए। पहली कि स्प्रिंग्स एंड टू एंड कनेक्टेड होंगे। दूसरी बात, ब्लॉक पर ओनली वन स्प्रिंग कनेक्टेड रहेगी। सिर्फ एक स्प्रिंग कनेक्टेड रहेगी ब्लॉक पर। दूसरा कि इसकी जो फोर्स है हर स्प्रिंग पे सेम हो जाएगी। तो ये तीन बातें दिमाग में रखनी है कि स्प्रिंग्स एंड टू एंड कनेक्टेड रहेंगी, एक ही एंड स्प्रिंग से कनेक्टेड रहेगा, एक ही स्प्रिंग ब्लॉक से कनेक्टेड रहेगी और बाकी सब आपस में कनेक्टेड होगी। सारी स्प्रिंग्स पे जो फोर्स है वो बराबर आएगी। जैसे एक कोई स्प्रिंग K1 स्प्रिंग कांस्टेंट की, एक कोई दूसरी स्प्रिंग K2 स्प्रिंग कांस्टेंट की, और हम यहां पर इसे जोड़ देते हैं इसी ब्लॉक से। देखिए एंड टू एंड आपस में कनेक्टेड है, सिर्फ एक ही स्प्रिंग इस पे कनेक्टेड है। दूसरी बात, अगर नीचे लग रहा है कुछ इसका वेट mg और ऊपर की तरफ लग रहा है FSP, जिसे हम टेंशन के बराबर बोलते हैं, तो पूरे धागे में टेंशन यहां भी और टेंशन यहां भी, यानी कि FSP की जो वैल्यू है वो सेम आने वाली है। अगर ये ऑसिलेट नहीं कर रहा, रोक दो इसे, तो लगभग लगभग टेंशन के बराबर हो गया, सीधे धागे के बराबर हो गया, तो पूरे स्प्रिंग में टेंशन एक ही होनी चाहिए। तो तुरंत पता चला कि यार स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग और फोर्स तुम बराबर बोल रहे हो, तो इलोंगेशंस अलग अलग आ सकते हैं। तो इलोंगेशंस में बी डिफरेंट। इलोंगेशंस जब भी शब्द बोला जाए स्प्रिंग में, तो आप कंप्रेशन
साथ में लेते चले कि कंप्रेशन का केस भी हो सकता है। इलॉन्गेशंस मे बी डिफरेंट, और किस पे डिपेंड करेंगे ये इलॉन्गेशंस, डिफरेंट है या सेम है? स्प्रिंग कांस्टेंट पे। स्प्रिंग कांस्टेंट अगर सेम है तो इलॉन्गेशन सेम है, स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है तो इलॉन्गेशन भी अलग अलग है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में both the springs are connected to block। स्प्रिंग्स में आपस में कोई कनेक्शन हो इस बात का कोई लॉजिक नहीं है, हो या ना हो बाढ़ बजाए। दोनों स्प्रिंग्स या जितनी भी स्प्रिंग्स हैं, बोथ की जगह अगर दो है तो बोथ, और दो से ज्यादा है तो ऑल द स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड टू द सेम ब्लॉक। उसके बाद इलॉन्गेशंस, मैं इलॉन्गेशन शब्द इस्तेमाल करूं या कंप्रेशन शब्द इस्तेमाल करूं, एक ही बात है, आर सेम। दूसरी खास बात कि फोर्स में भी डिफरेंट, सारी स्प्रिंग्स में आने वाली फोर्स डिफरेंट हो सकती है, होनी गारंटी नहीं। यहां पर एक स्प्रिंग टांगी गई, यहां पर भी एक स्प्रिंग टांगी गई, एंड वी से कि ये K1 है एंड ये K2 है, और ये रहा m मास का ब्लॉक। और आप देख रहे हैं कि दोनों स्प्रिंग्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन दोनों स्प्रिंग्स ब्लॉक पे जुड़ी हुई एक साथ, बोथ द एंड्स एक ही जैसे चीजों पर जुड़े हुए। अब इसमें अगर हम गलती से क्या करें कि ब्लॉक को इस जगह से खींचकर नीचे ले आए, जैसे हम कहें कि कुछ x इलॉन्गेशन कर रहे हैं, तो ये x इलॉन्गेशन ही हमारी पहली स्प्रिंग भी सफर करेगी और x इलॉन्गेशन ही हमारी दूसरी स्प्रिंग भी सफर करेगी। हम कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरह देखे और पहचाने जाते हैं, तो फोटो और उनकी कंडीशंस आपके दिमाग में सेटल होनी चाहिए। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के टाइम पीरियड निकालने की कहानी, तो सीरीज कॉम्बिनेशन से हम अपनी शुरुआत करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, देखो भैया सीरीज कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है। सबसे पहली बात वर्टिकल में करा देता हूं, ज्यादा वर्टिकल में ही पूछा जाता है तो वही केस करा देता हूं आपके लिए। सबसे पहले आप इसे दो स्प्रिंग में बना लें और इसे m मास कहें। ये स्प्रिंग कांस्टेंट K1, ये स्प्रिंग कांस्टेंट K2। इस तरह टाइम पीरियड बाद में निकालेंगे, K इक्विवेलेंट पहले निकालेंगे। यार दो स्प्रिंग हो गई, दोनों ऑसिलेट करेंगी, दिक्कत की बात है? कोई दिक्कत की बात नहीं। दो स्प्रिंग को अलग अलग सॉल्व मत करो, इन दो स्प्रिंग की बजाय इनकी इक्विवेलेंट स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट सोचो। इक्विवेलेंट का क्या मतलब है वो बताता हूं। मान लो कि इन दो की बजाय कोई एक स्प्रिंग लगी होती जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट ऐसे होता, और ये दोनों स्प्रिंग जितना फोर्स इस ब्लॉक पर लगा रही हैं उतना ही फोर्स हमारी स्प्रिंग लगा रही होती, तो बात तो एक ही हो जाती। अब देखो ये कहीं इसकी नेचुरल लेंथ है व्हाटएवर, इसकी भी कहीं ना कहीं नेचुरल लेंथ होगी, जो भी होगा, इसमें कुछ इलॉन्गेशन आया, इसमें भी कुछ इलॉन्गेशन आया, लेकिन इसकी वजह से नीचे लग रहा है बेटा mg, ऊपर लग रहा है बेटा fsp, यही केस यहां पे भी लग रहा है बेटा fsp। हम कह देते हैं कि पहले वाले का इलॉन्गेशन x1 है और दूसरे वाले का इलॉन्गेशन x2। ठीक है मेरी बात, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। और ये जो हमारी स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग ऐसे कही जा रही है कि ये उतना इलॉन्गेशन सफर करे जितना हमारी दोनों स्प्रिंग्स ने सफर किया, और उतनी ही फोर्स लगाए जितना हमारी स्प्रिंग्स लगा रहे हैं। इसका इलॉन्गेशन x मान लेते हैं, नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही है वो mg, और ऊपर की तरफ जो लग रही है बेटा वो fsp। कहा यह जा रहा है कि ये इक्विवेलेंट स्प्रिंग इन दोनों को हटाकर लगा देने पर सिस्टम में कोई अंतर नहीं आएगा। मतलब ये कि दोनों स्प्रिंग हटाओ, ये लगाओ, ये लगाने पर इलॉन्गेशन भी सेम आए जैसा इन दोनों में आ रहा था वही इसमें आए। ये दोनों जितना फोर्स लगा रही थी इस पे उतनी ही फोर्स ये अकेली भी लगाए। यानी अगर डब्बा बंद करके देखो तो चाहे ये दो स्प्रिंग लगा लो और चाहे वो लगा लो, तुम्हें कोई अंतर पता नहीं चलेगा। ये है इक्विवेलेंट का मतलब। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारा x इलॉन्गेशन है
ये एक्चुअली x1 प्लस x2 के बराबर है। हम कहेंगे हाँ बिल्कुल बराबर है, क्योंकि x1 किसी एक में इलॉन्गेशन, दूसरे में x2, इक्विवेलेंट वाले में दोनों के बराबर मिलाकर। हाँ, तुम ये जानते हो कि FSP का मतलब होता है kx, x का मतलब होता है FSP अपॉन k। हाँ होता तो है, बिल्कुल नॉर्मल बात है, इसमें क्या बता दिया, कुछ खास नहीं। बच्चों इस इक्वेशन को देखो जो ऊपर से टिक के आ रही है, x इक्वल टू x1 प्लस x2। मैं कह रहा हूं कि x की वैल्यू लिखी जाए स्प्रिंग फोर्स डिवाइडेड बाय k इक्विवेलेंट, कोई प्रॉब्लम है? जवाब है नहीं, इसी फॉर्मूले से लगा देते हैं। और x1 लिखी जाए FSP अपॉन k1 और x2 लिखा जाए FSP अपॉन k2। और ध्यान रखना कि जितना पहली स्प्रिंग फोर्स लगा रही है उतना ही दूसरी लगा रही है, उतना ही इक्विवेलेंट वाली भी लगा रही है। इस वजह से सब में जो FSP है बच्चा वो बराबर है। तो कॉमन लेके आप सबसे काट दीजिए, और जब आप काटेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 अपॉन k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2। और अगर और भी टर्म्स होते तो इस तरह से लिख दिया जाता, और ये बन गया इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला। और अगर मेरे पास इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है तो मैं चीख चीख कर कहने लग जाऊंगा कि यार इतने सारे स्प्रिंग मत सोचो, ये सोचो कि मेरे पास एक स्प्रिंग है इस इक्विवेलेंट कांस्टेंट का। और एक स्प्रिंग के सिस्टम के बारे में तो हम जानते ही हैं, वो तो अभी प्रूव करके आए। तो चलो 1 अपॉन k इक्विवेलेंट क्या हो सकता है, वो होगा बेटा सिग्मा 1 अपॉन k i की वैल्यू 1 से लेके n तक जितनी स्प्रिंग्स आपने लगा रखी हैं, इस तरह से समेशन के फॉर्म में फॉर्मूला लिख देते हैं। पर हमारा जो पर्टिकुलर केस है उसकी बातें कर लें, तो हमारे लिए जो k इक्विवेलेंट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। हमारे लिए नीचे जो SHM कांस्टेंट बनने वाला देखिएगा कैसे, k1 k2, और ऊपर आएगा बेटा k1 प्लस k2। तो इससे आपको पता चला कि जो k इक्विवेलेंट है वो एक्चुअली बन रहा है k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। ये बन गया, ये इक्विवेलेंट कौन स्प्रिंग है, इक्विवेलेंट स्प्रिंग बन गई भाई हमारी। तुम जानते हो कि अगर कोई स्प्रिंग है और वर्टिकली सबटेंडेड है, उसमें ब्लॉक बंधा हुआ है और वो SHM कर रही है, अगर वो SHM कर रही है तो तुम कहने लग जाओगे कि सर टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाई ओमेगा होता है, और इसका फॉर्मूला हम बनाकर आ रहे थे 2 पाई अंडर रूट m बाई k, और इस बार k नहीं k इक्विवेलेंट लिखो, क्योंकि हम एक स्प्रिंग की बात नहीं कर रहे हैं, इन दोनों में से किसी एक की बात नहीं कर रहे, इन दोनों की बात कर रहे हैं। इन दोनों की बात करो या इक्विवेलेंट वाले एक की बात करो, एक ही बात है। तो टाइम पीरियड तो k इक्विवेलेंट बन गया। तो टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट m by k equivalent. K equivalent is what? k1 k2 whole divided by k1 plus k2। ये रहा टाइम पीरियड। देखा आसान है, इसके पीछे नहीं पड़ना कि दो अलग स्प्रिंग सॉल्व करनी है। जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग आए तो आप SHM मत सॉल्व करिए, पहले देखिए कि उसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बनने वाला है। और फिर इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब है कि मैंने दो स्प्रिंग, तीन स्प्रिंग, चार स्प्रिंग जो भी बना रखी है, उनकी बजाय कोई एक स्प्रिंग बना ली और उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ये है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि सिंगल स्प्रिंग के अंदर तो ये फॉर्मूला काम करता था और वही हम अप्लाई कर देंगे, k इक्विवेलेंट, बस काम खत्म। अगर ऐसा है तो अगला केस भी हमें आना चाहिए, पैरेलल का केस भी करा देते हैं बेटा आपको। देखिए पैरेलल का केस कितना अच्छा आसान, मैं डायरेक्ट टाइम पीरियड लिखा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेरिवेशन ना सोचें, आप थोड़ा इत्मीनान से देखें। तो मैंने पहले इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की डेरिवेशन कराई, तो वही इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की डेरिवेशन हो जाएगी। तो अलग से नहीं करना है, इसी आर्टिकल के अंदर हम दो चीजें करेंगे, k1 k2। अब देखिए हमारा ब्लॉक यहां है, मान लेते हैं कि नेचुरल लेंथ कहीं यहां थी, तो कॉमन सेंस है कि जितना इलोंगेशन किसी एक स्प्रिंग में आया उतना ही इलोंगेशन किसी दूसरी स्प्रिंग में आया। इसके कारणवश पहली वाली स्प्रिंग ने कुछ FSP1 फोर्स लगाई
और दूसरी वाली स्प्रिंग में कुछ FsP2 फोर्स लगाई, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट्स अलग अलग है, इलोंगेशन तो बराबर आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। और नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है कि सर mg लग रहा है। इफ दिस सिस्टम इज नाउ elongated a bit and then released, it will perform SHM। अब साहब ये जो SHM करेगा उसका टाइम पीरियड कितना होगा? एक स्प्रिंग का आता है, दो स्प्रिंग का तो सिस्टम खराब है, हमें नहीं आता तो क्या करना है, इन दो स्प्रिंग को खत्म करके एक में कन्वर्ट कर लो। कैसे होगा कन्वर्ट? कैसे क्या होगा? एक स्प्रिंग बनाओ और कहो कि नेचुरल वही थी जहां अभी है, और इलॉन्गेशन के बाद भी वही केस है, जहां जो अभी का केस है वो इलॉन्गेशन के बाद पहले वाले का केस है, कोई अंतर नहीं। ठीक है, m मास का ब्लॉक है, ऊपर ही तुमको दिख रहा होगा कि यहाँ पर नेचुरल आने वाली थी, नेचुरल लेंथ से कितना इलॉन्गेट किया सर? x किया। यहाँ पे कितना स्प्रिंग फोर्स आया? FSP आया। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना? k इक्विवेलेंट। और तुम कहोगे दोनों सिस्टम आपस में इक्विवेलेंट है। अगर दोनों सिस्टम आपस में इक्विवेलेंट है तो इलॉन्गेशन तो सबका बराबर है, ये वाली फोर्स इन दोनों के सम के बराबर होनी चाहिए, तब तो ये सेम इक्विवेलेंट सिस्टम बनेगा। तो हम कहेंगे स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू FSP1 प्लस FSP2, स्प्रिंग फोर्स 2। अब यहां पर अगर हम स्प्रिंग फोर्स को देखें तो क्या लिखेंगे? K इक्विवेलेंट इनटू x, क्योंकि FSP बराबर kx होता है। फिर FSP1 को क्या लिखेंगे? K1 इनटू x। FSP2 को क्या लिखेंगे? K2 इनटू x। या x को ले लो कॉमन, तो क्या लिखोगे? K1 प्लस K2 इनटू x। और यहां क्या लिखा गया बेटा? K इक्विवेलेंट इनटू x, x से x कैंसिल, तो मेरे पास जो K इक्विवेलेंट का आंसर आ रहा है वो है K1 प्लस K2। अरे वाह, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया, तो SHM का आंसर 2 मिनट में आ जाएगा। बिल्कुल, लेकिन थोड़ी थोड़ी और चीजें लिख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। देखो क्या, K इक्विवेलेंट इन पैरेलल इक्वल K1 प्लस K2। अगर और भी स्प्रिंग्स होती तो यही सिस्टम चलता जाता। इसी को लिखा जाए K इक्विवेलेंट इन पैरेलल इक्वल टू सिग्मा KI, I इक्वल टू 1 से n तक, इस तरह लिखा जा सकता है। और ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उससे आपका समय ज्यादा जाएगा, पूछा नहीं जाएगा आपके एग्जाम में। स्कूल एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ और बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, तो जो बोल रहा हूँ इतना ही काफी है। ठीक, वरना इसमें बहुत कुछ और है, हमने आगे के लिए बचा के रखा है, समय के साथ आपको वो भी देंगे। फिलहाल हमारे केस में क्या है, 2 ही स्प्रिंग्स, तो क्योंकि एक स्प्रिंग की बात कर रहे हैं तो टाइम पीरियड की वैल्यू लिखी जाएगी 2 पाई अंडर रूट m बाई k, और k नहीं, k इक्विवेलेंट। कारण क्या है कि हम इन 2 स्प्रिंग्स को अलग अलग पढ़ ही नहीं रहे, इनको हटाकर हम तो एक बना चुके हैं, और जिसे हम एक बना चुके हैं उसे इक्विवेलेंट स्प्रिंग बोल रहे हैं, तो k इक्विवेलेंट। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना बन गया बेटा? बना 2 पाई स्क्वायर रूट ओवर m अपॉन k1 प्लस k2 इन दिस पर्टिकुलर केस। तो ये बच्चा टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन गया। ये आई होप आसानी से समझ आया होगा। पैरेलल और स्प्रिंग, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग के इक्विवेलेंट कांस्टेंट्स क्या होते हैं, उनकी डेरिवेशन, साथ में टाइम पीरियड के फॉर्मूलास। चलिए, ये सेगमेंट खत्म होता है। अब हम आगे आते हैं पोटेंशियल एनर्जी इन SHM। SHM में पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा, मैं किसी सिस्टम की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं मान लेता हूं कि कहीं ना कहीं कोई SHM हो रहा है, जैसे ये एक लीनियर SHM की बातें हो रही हैं। ये माइनस a लिख लेते हैं, यहां पर बेटा हम प्लस a लिख लेते हैं, इसे हम मीन पोजीशन लिख लेते हैं। आप जानते हैं कि मीन पोजीशन को x इक्वल टू 0 बोला गया। हम x इक्वल टू x से आगे जाकर x प्लस dx तक उसे डिस्प्लेस कराएं तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। जितना वर्क डन करना पड़ेगा हम उसे ही स्प्रिंग की या SHM करते किसी भी पार्टिकल की, स्प्रिंग ब्लॉक के सिस्टम की ले लो या किसी भी पार्टिकल की ले लो, जो SHM कर रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी देंगे। Whatever work is done in bringing a particle from x to x plus dx will go into its potential energy। तो जरा x दूरी पर फोर्स लिख लो, F at x is nothing but minus times kx। तो भैया जो dw होगा वो कितना होगा? तो तुम कहोगे dw का मतलब है माइनस kx डॉट dx, इस तरह से लिख लोगे।
ठीक है ना मेरी बात। अब अगर तुम टोटल वर्क डन लिखना चाहो तो माइनस के बाहर निकाल लो, x dx का इंटीग्रेशन कर दो और इस x dx को लिख लो 0 से लेके x तक। 0 इसलिए मीन पोजीशन से चल रहा है, जनरल फंक्शन बन जाएगा। तो ये रहा बेटा आपका माइनस के, और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 आएगा 0 से लेके x तक। तो बेसिकली फॉर्मूला बना माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2। लेकिन ये जो वर्क डन टोटल है ये तो रीस्टोरिंग फोर्स का वर्क डन है। क्यों रीस्टोरिंग फोर्स का वर्क डन है, उसका कारण सुनना क्या है रीस्टोरिंग फोर्स के वर्क डन का। ये तुम्हारा वर्क डन थोड़ी, ये तो रीस्टोरिंग फोर्स का वर्क डन है। कारण ये जो माइनस के एक्स फोर्स लिखे हो ये तो रीस्टोरिंग होती है, ये तो मेन पोजीशन की तरफ वापस लाना चाहती है। एक्सटर्नल एजेंट की फोर्स थोड़ी है, जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा, रीस्टोरिंग का वर्क डन थोड़ी जाएगा। तो फिर अगर मैं यही फोर्स एक्सटर्नल एजेंट के लिए लिखूं तो वो माइनस टाइम्स एफ रीस्टोरिंग हो जाएगी। तो फिर मैं लिखूंगा एफ एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस माइनस प्लस के एक्स। ठीक है ना। अब देखो तो तुम कहोगे डी डब्ल्यू ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, तो क्या कहोगे, कहोगे के एक्स इंटू डी एक्स। और फिर कहोगे टोटल वर्क डन किसका भैया, एक्सटर्नल एजेंट का, तो वो कितना हो जाएगा, तो तुम कहोगे के एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x, और फिर फाइनल आंसर वर्क डन एक्सटर्नल इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। और जो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट करता है वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चला जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर बना। यहां पर मार्क करने वाली बात यह है कि x बराबर 0 डालते ही पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है, और x बराबर प्लस माइनस a डालते ही पोटेंशियल एनर्जी हाफ के a स्क्वायर हो जाती है। और ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि x की मैक्सिमम वैल्यू तो a के बराबर है। तो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 और एक्सट्रीम पर आप पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं थोड़ा बहुत ग्राफ प्लॉट करने की जरा से इच्छा जताऊं आपके सामने, तो यू विल फील कि हाँ भाई कुछ तो हुआ। जैसे ये रहा, ठीक, ये रहा आपका पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन और ये रहा आपका x का फंक्शन। तो जब हम x बराबर 0 पर हैं तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है, माइनस a पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और प्लस a पर भी हमारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ग्राफ वुड बी नथिंग बट अ पैराबोला, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, इस तरह रहेगा। तो जैसे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन था, ठीक वैसा ही फंक्शन यहाँ पर भी है। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में x नेचुरल से नापा जाता था, यहाँ पर x जो है वो मीन से नापा जाएगा। ये डिफरेंस है दोनों में, आपको दिखाई दे रहा है। ये इस तरह से फंक्शन चलता रहेगा। फिलहाल अगली चीज पे आते हैं, व्हाट इज नाउ काइनेटिक एनर्जी इन सिस्टम। आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का बड़ा सीधा साधा फंडा है। काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ m v स्क्वायर। अच्छा, v के दो फॉर्मूला है, a ओमेगा cos ओमेगा t, और या फिर v का फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इनमें से जो भी आप यूज करें आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो कौन सा यूज करना चाहिए, दोनों करने चाहिए यार। ये रखोगे तो टाइम के साथ काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन बनेगा, ये रखोगे तो x के साथ काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन बनेगा। तो चलो पहले एक बार टाइम के साथ काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन निकाल लेते हैं। एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज नथिंग बट हाफ m v स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t। और अगर हम x का फंक्शन बनाते हैं तो हम लिखेंगे हाफ m v स्क्वायर की जगह ये लिखें तो हम लिखेंगे बच्चा ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट में अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो दो तरह के फंक्शंस हमारे पास आते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है यार। काइनेटिक एनर्जी अगर टाइम का फंक्शन है तो क्या पोटेंशियल एनर्जी टाइम का फंक्शन है? आओ दिखाते हैं। टोटल एनर्जी में सेशन की बातें करते हैं। देखो पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम, इंपॉर्टेंट बात है कि आपने x का फंक्शन लिखा तो उसे लिख दिया हाफ के एक्स स्क्वायर। ये तो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन आ गया। नाउ आप कहिए कि x की वैल्यू तो हमें पता थी कि a साइन
ओमेगा टी होती थी। तो क्यों ना इस x की जगह पे ये डाल दिया जाए। तो जब डालोगे तो पोटेंशियल एनर्जी x का नहीं टाइम का फंक्शन हो जाएगी। टाइम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये बन गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का टाइम का फंक्शन। ठीक इसी प्रकार आप पीछे स्लाइड में देख कर आए कि काइनेटिक एनर्जी टाइम का फंक्शन है और x का भी फंक्शन है। तो क्यों ना काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी लिखें। तो काइनेटिक एनर्जी को देखो, काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये रहा। ठीक है ना, गौर से देखना बेटा, ये चीज एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक, और उसके बाद पीछे फिर से इसको टिक लो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का फंक्शन हो गया। तो k एज अ फंक्शन ऑफ x लिखोगे तो हाफ, उसके बाद क्या था, उसके बाद था m ओमेगा स्क्वायर, तो लिखा गया m ओमेगा स्क्वायर और अंदर लिखा गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये दो फॉर्मूलाज बना गए। तो पोटेंशियल और काइनेटिक मुझे टाइम के टर्म में भी मालूम है और मुझे x के टर्म में भी मालूम है। तो टोटल एनर्जी का क्या मतलब, तो दुनिया चीख के कहेगी तुरंत कि सर टोटल एनर्जी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अरे वाह, तो एक काम करो यार, काइनेटिक और पोटेंशियल को जोड़ डालो। x वाला फंक्शन हमेशा x वाले के साथ जोड़े और टाइम वाला फंक्शन हमेशा टाइम वाले के साथ जोड़े, तब तो बात बनेगी। तो चलो टाइम वाले फंक्शंस को आपस में जोड़कर देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी बेटा हम लिख रहे हैं हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पोटेंशियल का फंक्शन देखो क्या लिखा हुआ है, हाफ के ए स्क्वायर, उसके बाद क्या है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये लिखा हुआ। अब यार यहां पर के है, यहां पर ओमेगा और एम है, गड़बड़ हो रही है। तो कुछ पुरानी राम कहानियां याद की जाए। क्या कि हम लोग को पता था ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो k अपॉन m है। ठीक है ना, यही तो हम लोगों ने लेट किया था। तो बस ये रिप्लेस करने की बारी आ गई। तो जस्ट रिप्लेस इट, हम लिखेंगे हाफ एम ए स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिखे बेटा k अपॉन m इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और फिर लिखे बेटा यहाँ पे हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और फिर m से m काटने के बाद आपको दिखेगा हाफ के ए स्क्वायर, दोनों टर्म में से कॉमन आ रहा है और अंदर बच रहा है बेटा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये टर्म तो पूरा वन है क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है। तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी बनकर आ रही है वो है हाफ के ए स्क्वायर। SHM constant is a constant, amplitude of SHM is even a constant, और 1/2 तो कांस्टेंट है ही। तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट निकल कर आ रही है, ये परिवर्तित नहीं हो रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ गया कि SHM की टोटल एनर्जी कंजर्व है, नहीं बदल रही। काइनेटिक बदल रही है पोटेंशियल में, पोटेंशियल बदल रही है काइनेटिक में, परंतु टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा। हाँ, इस चीज को कोई बच्चा कह रहा है कि जरा प्रूफ करके बताओ, तो तुमने यहां से करके बता दिया, टाइम के फंक्शन से, एक्स के फंक्शन से करके बताओ, तो तुम 2 मिनट बाद एक्स के फंक्शन से भी कर लोगे। चिंता मत करना, मैंने स्लाइड यहाँ पे कॉपी कर ली तो बची हुई है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तो देखो भैया, इरेज करते हैं, दोबारा से इस पूरी कहानी को देखते हैं। देखना बहुत गौर से, टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज माय काइनेटिक एनर्जी? एक्स का फंक्शन देखो, अच्छा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर की जगह लिख लेते हैं k अपॉन m, और अंदर लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर x का फंक्शन जब u का लिखेंगे तो लिखेंगे हाफ k एक्स स्क्वायर, m से m कैंसिल, मेरे पास आ रहा है हाफ k a स्क्वायर माइनस हाफ k एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाते हैं, तो टोटल एनर्जी एक बार फिर निकल कर आती है हाफ के ए स्क्वायर, और ये जो टर्म निकल कर आ रहा है इसे हम कहते हैं बेटा टोटल एनर्जी, और ये फिर से
कांस्टेंट निकल कर आती है, ये समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, स्थान के साथ परिवर्तित नहीं होती, सिर्फ काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज होती रहती है। एक नन्हा सा ग्राफ इसका दिखा देता हूं आपको, ये दिख रहा होगा ग्राफ आपको। वाई एक्सिस में देखोगे तो हम लोगों ने यहाँ पर एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी के बारे में बात हो रही है, और पोटेंशियल और काइनेटिक भी लिख सकते हैं। और ये आपका जो एक्सिस है यहाँ पर एक्स प्लॉट किया हुआ है, आप देख रहे हैं 0 पर 0 पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, और रेड वाला ग्राफ जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी जो है वो मीन पोजीशन पर मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पर वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी भी 0, और डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोलिक जो ग्राफ है ये काइनेटिक एनर्जी का है, और दोनों का जो सम वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये कभी बदलता नहीं है, और ये है हाफ के ए स्क्वायर। बात पहले पड़ती है, जवाब है हाँ, बिल्कुल पड़ती है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ये एकदम सुंदर सा ग्राफ है, ये रहा एसएचएम में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, एनर्जी इन स्प्रिंग और उनके ग्राफ, उनकी इक्वेशंस, उनको प्रूव करना, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, ये डेरिवेशन पेपर में आता ही आता है एसएचएम से। तो देखिए आज के लेक्चर को, बहुत काम का लेक्चर आज का हुआ है, इस काम के लेक्चर को बहुत डिटेल में देखिए, फॉलो करिए, हमें पूरे साल फॉलो करते रहिए। फॉलो करने से बहुत सारा फायदा है, क्योंकि पूरे साल का कोर्स आपको मिलेगा ही मिलेगा, और इसके आगे जब आप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की तैयारी करेंगे तो भी हम आपके साथ रहेंगे। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, आरटी अकेडमी पर पढ़ाना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एसएचएम के कंक्लूडिंग लेक्चर होगा, लेकिन बहुत काम का लेक्चर होगा, क्योंकि अब जितना कर चुके हैं इसके बाद चीजें बची नहीं है। मिलेंगे एसएचएम के अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर बहुत अच्छा है, इसे पूरा देखना, जितना आज पढ़ाया है कम से कम 5 से 7 नंबर आपके पेपर में 100% आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।